हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन को डिस्कस करने लगे। याद रखिएगा कि हम वायरल डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं, वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने ह्यूमन की डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां थी उनको डिस्कस किया। आज हम प्लांट के अंदर पैदा होने वाली वाहिद जो वायरल डिजीज आपके कोर्स में शामिल है, यानी लीव कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब लीफ तो हमें पता है पत्ते को कहते हैं, कर्ल किसे कहते हैं? कर्ल का मतलब होता है ऐसे मुड़ जाना। किसी किसी के बाल ऐसे मुड़े हुए होते हैं तो कहते हैं उसके कर्ली हेयर्स। कर्ली मीन ऐसे स्प्रिंग हुए हुए हेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि कॉटन के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल इस तरह मुड़कर स्प्रिंग बन जाते हैं या कॉइल की शक्ल अपना लेते हैं। तो इसलिए हम इस बीमारी को लीव कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन कहते हैं। भाई ये डिजीज में क्या साइड इफेक्ट होता है? ये साइड इफेक्ट हो जाता है कि जब कॉटन के पत्ते बिल्कुल मुड़कर इस तरह कर्ली हो जाते हैं, उनके सरफेस एरिया कम हो जाता है, उन पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पड़ती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो से जो है वो कॉटन की पैदावार बहुत ज्यादा मुतासर होती है। इसलिए इस बीमारी के मुताबिक हमें जानना इंतहाई जरूरी है कि ये कैसे फैलती है, क्या इसकी अलामत जाहिर होती हैं और इनके लिए क्या ट्रीटमेंट या क्या हम इसके लिए प्रिकॉशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज अ वायरल डिजीज इन विच कॉटन लीव ग्रो इन कॉइल और स्पाइरल। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरल डिजीज है, वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है, जिसमें कॉटन के पत्ते ग्रो करते हैं किस शक्ल में? या वो कॉइल की शक्ल में या स्पाइरल शक्ल में, इस तरह से स्प्रिंग की शक्ल में। काजेस की बात करते हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय लीव कर्ल वायरस। एक खास किस्म का वायरस है, उसका नाम ही लीव की वजह से आ गया, उसे लीव कर्ल वायरस कहते हैं। विच बिलोंग टू बिगोमो वायरस। याद रखिएगा बिगोमो वायरस वही है जो इंसान में कैंसर पैदा करते हैं। So they belong to a group of viruses known as bigomoviruses. It is a DNA containing virus. ये एक DNA containing virus है। ये इस वायरस की एक खास खूबी है जी। ट्रांसमिशन, बीमारी कैसे ट्रांसफर होती है एक पौधे से दूसरे पौधे में? तो यहां पर दिस डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉटन प्लांट टू अनदर बाय अ फ्लाई नोन एज व्हाइट फ्लाई। इट इज एन आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग वाली एक मक्खी है जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं। सफेद रंग की होती है, सफेद कलर की होती है, और ये कॉटन के पौधों के ऊपर से, एक पौधे के ऊपर से जब दूसरे पौधे पर शिफ्ट होती है तो ये बीमारी को ट्रांसफर कर देती है। तो यहां पर बीमारी के ट्रांसफर करने में व्हाइट फ्लाई जो है वो मेन रोल प्ले करती है। ये इस बीमारी को फैलाने का बायस है। इस तरह से सिम्टम की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ये तीन जो है इसकी मेन सिम्टम है। पहली सिम्टम में क्या होता है? फर्स्ट सिम्टम अपीयर्स इन 2 to 3 weeks in which the young leaves डाउनवर्ड कपिंग और ड्राउनिंग। यहां जरा गौर करें, जब वायरस पौधे पर पहुंच जाता है 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसके यंग लीव होते हैं, यंग लीव हमेशा पौधे के ऊपर वाले पार्ट्स में होते हैं, याद रखिएगा, तो वो इस तरह नीचे की तरफ मुड़कर कप शेप में बनना शुरू हो जाते हैं, कपिंग करना शुरू हो जाते हैं, ड्राउनिंग होना शुरू हो जाते हैं। अगला स्टेप में क्या होता है जनाब? This is followed by the upward or downward curling of the leaves margin. आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ ही लीव के मार्जिन या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मुड़कर इस तरह से पत्ते को बंद कर देते हैं, गोल कर देते हैं, ऐसे। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होता है जनाब? एंड द वेन्स ऑफ द लीफ, पत्ते की जो वेन्स हैं, ये जो मैंने वेन्स बनाई हुई हैं, ये वेन्स में 3 चेंजेस आती हैं। स्वेलिंग, पहले नंबर पे ये फूल जाती है, सूज जाती है। डार्कनिंग, ये थोड़ी डार्क और वाज़ेह हो जाती है, और इसमें एनिशंस बन जाते हैं, यानी आउट ग्रोथ निकल आती है, सबसे बडिंग हो जाती है। एक नया किस्म का छोटा सा वैन के साथ एक छोटा सा पीस और निकल आता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पत्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो किसी काम का नहीं होता, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और इस तरह से इसको एनिशंस कहते हैं। वो एनिशंस जो हैं वो पौधे के लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं होते। उसके बाद जनाब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ये हो तो गया, सिम्टम जाहिर हो गई, हमने देख लिया कि जनाब ये बीमारी आ गई है, तो अब क्या इलाज करें?
फॉलोइंग आर द कॉमन मेथड्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट। कुछ मेथड्स हैं खास किस्म के जिन्हें हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। वो 3 मेथड हैं। पहला है जनाब यूज ऑफ नेचुरल ऑयल, खास तौर पर शुगर एप्पल का एक ऑयल आता है, स्पेशली ये नेचुरल ऑयल है। अगर इसे व्हाइट फ्लाई के अंडों के ऊपर छिड़काव किया जाए, व्हाइट फ्लाई के ऊपर पत्तों इसका जो है पत्तों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए तो व्हाइट फ्लाई वहां अंडे ले नहीं कर सकती प्रॉपर्ली, वो वहां रुक नहीं सकती, उसको वहां से हटना पड़ता है, तो ये बीमारी स्प्रेड होने में रुक जाती है। Secondly, insect growth regulator hormones are also used to control the spread of the disease. एक खास किस्म का ग्रोथ हार्मोन है जो कि इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उनके अंडों की स्टेज में हो या फिर वो लार्वा की स्टेज में हो या फिर वो प्यूपा की स्टेज में हो या एडल्ट की स्टेज में, मुख्तलिफ स्टेज पर वो हार्मोन जो है उसे अप्लाई किया जाता है ताकि इसकी जो ग्रोथ है उसको रोका जा सके। उसके बाद है when spores of fungi are spread on eggs of whitefly, they will killed 90% they will kill the eggs of whitefly। ये स्पोर्स जो हैं, स्पेशली स्पोर्स ऑफ फंजाई, खास किस्म का फंजाई है, उसके स्पोर्स को जब हम स्प्रे करते हैं इस फ्लाई के एग्स के ऊपर तो फंजाई उसके ऊपर अटैक करके अंडों को मार देते हैं। 90% अंडे किल्ड हो जाते हैं। इस तरह ये बीमारी ट्रांसफर होने में थोड़ी सी कमी वाक़या होती है। ये है जनाब, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी नेचुरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जो है ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन इस्तेमाल करते हैं और फंजाई के स्पोर्स को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी प्रिवेंशन की बात करते हैं जी, कैसे इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। नंबर 1, यूज ऑफ रेजिस्टेंस और टॉलरेंस कल्टीवोर्स। ऐसे कल्टीवोर्स, ऐसी फसल इस्तेमाल की जाए जो कि इस बीमारी के खिलाफ टॉलरेंस हो या उसमें रेजिस्टेंस पाया जाए। प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम व्हाइट फ्लाई। अभी जो सीडलिंग हमने जमीन में लगाई है, पौधे अभी पनीरी जिसको कहते हैं या बीज अभी बोए हैं, उससे छोटे पौधे निकले, उन पौधों को किसी चीज से कवर करके रखें, उसे व्हाइट फ्लाई से बचा लें ताकि वो उसमें जो है वो वायरस को ट्रांसफर ना कर दे। यूज ओनली गुड सीड्स और हेल्दी ट्रांसप्लांट्स। अच्छा सीड इस्तेमाल करना चाहिए जिसके ऊपर इस बीमारी के इफेक्ट ना हो, और या अगर ट्रांसप्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हेल्दी होना चाहिए, अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली रिमूव द अफेक्टेड प्लांट्स एंड बरी देम। अब किसी भी प्लांट को खेत में हमने देख लिया कि इस प्लांट के अंदर सिम्टम दायर हो जाए, इमीडिएटली उस प्लांट को उखाड़ दें और उखाड़ने के बाद रिमूव करने के बाद उसे दफना दें ताकि वायरस भी उसके साथ जमीन में दफन होकर मर जाए। Do not cultivate cotton near the tomato or other white fly susceptible plants। याद रखिएगा कि ये व्हाइट फ्लाई कॉटन के ऊपर कहां से आती है, ज्यादातर टोमेटो से आती है। टमाटर की फसल में ये व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा होती है और वहां इतना नुकसान नहीं करती, तो इसलिए टमाटर की फसल को जो है वो कॉटन की फसल के करीब न उगाया जाए, या और दूसरे पौधे जो कि व्हाइट फ्लाई जिनके ऊपर बहुत इजीली ग्रो करती है या वो पसंद करती है, उन्हें कॉटन से दूर ही उगाया जाए। और लास्ट है जनाब, क्रॉप रोटेशंस बाय प्लांटिंग क्रॉप्स दैट आर नॉट ससेप्टेबल टू व्हाइट फ्लाई इज अनदर सॉल्यूशन। ऐसे क्रॉप रोटेशन की जाए, ऐसी फसलें कॉटन के एक साल में कॉटन लगाई जाए तो अगले साल में ऐसी फसल लगाई जाए जो कि व्हाइट फ्लाई के लिए ससेप्टेबल ना हो, व्हाइट फ्लाई इसके ऊपर ना आ सकती हो, तो अगले साल जो है फसल को इस डिजीज से बचाया जा सकता है। तो ये था जनाब शॉर्ट सा तारफ लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन जो है, जिसमें पत्ते इस तरह मुड़ जाते हैं, और इसकी जो काज है वो है लीफ कर्ल वायरस, और ये बिगोमो वायरस है। इसको फैलाने के लिए व्हाइट फ्लाई है। सिम्टम में पत्ते उस पहले शुरू में थोड़े से कप शेप हो जाते हैं, फिर मोलकुल मुड़कर स्पाइरल शेप हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और जनाब ट्रीटमेंट में 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं, ऑयल का इस्तेमाल है या हार्मोन का इस्तेमाल है या फिर फंजाई के स्पोर्स का इस्तेमाल है, और प्रिवेंशन 4, 5, 6 मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।